Hello students, myself Gaurav Mishra. Today we shall discuss NTA JEE Main Test number 59, Chemistry paper. You guys can also try solving the test paper alongside me by pausing the video at various points and then later on confirm your approach with mine. So let's begin. The first question that we have in front of us is, what is the value of delta G at 298 Kelvin at some non-equilibrium condition? Non-equilibrium condition पर delta G फाइंड करना है. अपन को रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के कॉन्सेंट्रेशंस गिवन है, डेल्टा जी नॉट गिवन है और डेल्टा जी फाइंड करना है. ऐसी सिचुएशन में हमारे काम आएगी इक्वेशन डेल्टा जी इक्वल्स डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 RT log Q. ठीक है, डेल्टा जी नॉट की वैल्यू अपने पास है 26.81 और 2.303 RT की वैल्यू लगभग 5.7 किलो जूल्स होती है, किलो जूल्स पर मोल. ये वाला नंबर भी किलो जूल्स पर मोल में है. और Q जो है वो है NH4 प्लस कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन अपॉन अमोनिया कॉन्सेंट्रेशन. NH4 प्लस और अमोनिया की NH4 प्लस और हाइड्रोक्साइड आयन की कॉन्सेंट्रेशंस इक्वल हैं और अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन है 0.05. तो ये एक्सप्रेशन हमें एवेल्यूएट करना है. 26.81 प्लस 5.7 लॉग में क्वांटिटी आ रही है 4/5 इंटू 10⁻⁻⁴. इस नंबर का लॉग फाइंड करना है. ये सारी कैलकुलेशन आपको करनी होगी. ठीक है, ऐसा करने पर अल्टीमेटली मुझे जो वैल्यू मिली है वो वैल्यू है 26.81 माइनस 23.37. आई हैव डन दिस कैलकुलेशन और ये सब्ट्रैक्शन करने पर आ रहा है 3.44 किलो जूल्स पर मोल. और अगर आप देखें तो ये फर्स्ट ऑप्शन के साथ काफ़ी हद तक मैच कर रहा है. इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए. सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैक्टीरिसाइडल antibiotic? Now such questions are based on memory. If you have memorized such antibiotics then only you can answer the question. इस क्वेश्चन का आंसर ए है. प्योरली मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है. थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं. द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स ऑफ 4 मेटल्स A, B, C and D are -1.2. स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स हमें रिडक्शन की टेंडेंसी बताते हैं. ठीक है ना. सब जितनी ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल होगी उतना ही रिडक्शन की टेंडेंसी ज़्यादा होगी. हाईएस्ट टेंडेंसी टू अंडरगो रिडक्शन ये हमें किस में दिख रहा है? ये हमें C में दिख रहा है. और स्मॉलेस्ट वैल्यू जो मोस्ट नेगेटिव वैल्यू है लीस्ट टेंडेंसी को कोरिस्पॉन्ड करेगी. लीस्ट टेंडेंसी टू अंडरगो रिडक्शन. तो यहाँ पर टेंडेंसी टू अंडरगो रिडक्शन का ही चेक किया गया है क्योंकि डिपोजिशन उसी का पहले होगा जिसमें रिडक्शन की टेंडेंसी ज़्यादा होगी और जिस आयन में रिडक्शन की टेंडेंसी कम होगी उसका डिपोजिशन सबसे बाद में होगा. तो सबसे लास्ट में डिपॉजिट होगा A और सबसे पहले डिपॉजिट होगा C. C के बाद B, B के बाद D और लास्ट में A. ऑल दीज थिंग्स वी कैन सी इन ऑप्शन C. C then B then D then A. Third option should be the answer, right? Fourth question पर आते हैं. Plot of log x by m against log p is a straight line inclined at an angle of 45 degree. When the pressure is 0.5 atmosphere and Freundlich parameter K is 10, the amount of solute adsorbed per gram of adsorbent would be. Solute adsorbed per gram of adsorbent ये x by m ही होता है. ठीक है ना. और Freundlich adsorption isotherm के अकॉर्डिंग x by m is k times p to the power 1/n. इसको log लेकर ये स्ट्रेट लाइन बनाई गई है. log x by n is equal to log k plus 1/n log p. अब ध्यान से समझिए, ये जो 1/n है यही स्ट्रेट लाइन का स्लोप है. अब क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन 40 डिग्री पर इंक्लाइंड है, स्लोप 1 है,
40 डिग्री पर इंक्लाइन होने का मतलब क्या हुआ, tan थीटा 1 है, tan थीटा ही स्लोप है, स्लोप 1 हो गया, इसका मतलब n की वैल्यू भी 1 है। k की वैल्यू हमें दे रखी है 10। इसके बाद हमें ये x/m एवेल्यूएट करना है। तो ये इक्वेशन बन रही है log 10 प्लस log 0.5। 1/n की वैल्यू भी 1 है, n की वैल्यू भी 1 है, और ये कंबाइन करने पर आ रहा है log 5। दोनों तरफ log x/m इज इक्वल टू log 5, इसका मतलब x/m की वैल्यू 5 है। ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट एड्जॉर्ब पर ग्राम ऑफ एड्जॉर्बेंट 5 है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर 4th ऑप्शन डी 5 ग्राम्स। 5th क्वेश्चन, एक आइडियल सोल्यूशन की बात हो रही है। दो लिक्विड्स ए और बी का is put in a cylinder containing piston. Piston is pulled out isothermally so that volume of liquid decreases, मतलब liquid vaporize हो रहा है, volume of vapors increases, मतलब vapors form हो रहे हैं। Negligible amount of liquid was left and mole fraction of A in vapor is 0.4. PA0 दे रखा है, PB0 दे रखा है। Which of the following is the total pressure at which the liquid is almost evaporated? Liquid almost evaporate हो चुका है, आपको YA दे रखा है, मतलब वेपर फेज के मोल फ्रैक्शन को मैं YA बोल रहा हूँ, और ये होता है पार्शियल प्रेशर अपॉन टोटल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर को लिख सकते हैं XA PA0 अपॉन P टोटल। ठीक है ना, PA0 की वैल्यू भी हमारे पास है। सिमिलरली YB को लिख सकते हैं विच इज़ 0.6 इक्वल्स XB PB0 अपॉन P टोटल। यहाँ से हम XA और XB में एक रिलेशन फाइंड करने की कोशिश करेंगे। XA XB फाइंड करके ही हम टोटल प्रेशर फाइंड कर सकते हैं, या फिर हम ऐसा करें कि XA XB को एलिमिनेट करें, तब भी टोटल प्रेशर फाइंड हो सकता है। देखिए XA प्लस XB 1 है, और XA को यहाँ से हम लिख सकते हैं YA टाइम्स P टोटल अपॉन PA0 इस वाली इक्वेशन से, और XB को लिख सकते हैं YB टाइम्स P टोटल अपॉन PB0 इक्वल्स 1। XA और XB का सम 1 है। यहाँ से अब हम P टोटल फाइंड करने की कोशिश कर सकते हैं। 1/P टोटल इज़ YA अपॉन PA0 प्लस YB अपॉन PB0। सो YA YB अपन को पता है, PA0 PB0 अपन को पता है। नाउ वी कैन ट्राई सॉल्विंग द क्वेश्चन। PA0 कितना है 0.4 एटमॉस्फेयर, PB0 है 1.2 एटमॉस्फेयर। 0.4 एटमॉस्फेयर, PB0 इज़ 1.2 एटमॉस्फेयर। सॉल्व किया तो 1 + 1/2 विच इज़ 3/2। ये तो 1/P टोटल की वैल्यू है, इसका मतलब P टोटल हो जाएगा 2/3 एटमॉस्फेयर विच इज़ 0.667 एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन है। इसकी लैंग्वेज थोड़ी अनकन्वेंशनल है, इसको सॉल्व करना इतना आसान नहीं रहेगा। यू विल हैव टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज वेरी क्लियरली। 6th क्वेश्चन, आइडेंटिफाई A एंड B इन द रिएक्शन गिवन बिलो। A एंड B को आइडेंटिफाई करना है, यहाँ पर B लिखा ही नहीं है। ठीक है, लिखा हुआ होना चाहिए था। इथेन नाइट्राइल, ये 2 कार्बन वाला साइनाइड है, इसको सही से पहचानिए। ये इथाइल साइनाइड नहीं है, इथाइल साइनाइड में 3 कार्बन हो जाएंगे, इथेन नाइट्राइल में 2 ही कार्बन है। ये आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं। साइनाइड्स की हाइड्रोलिसिस से वो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड इथेनोइक एसिड मिल गया, और उसके बाद डीकार्बोक्सिलेशन कर रहे हैं, NaOH CaO की प्रेजेंस में हीट कर रहे हैं। ऐसा करने से कार्बन डाइऑक्साइड का लॉस होगा, एक कार्बन एटम कम हो जाएगा, एंड वी विल गेट मीथेन विच इज़ कंपाउंड B। A इज़ एसिटिक एसिड, इथेनोइक एसिड। तो ये चीज़ें अपन को दिखाई दे रही हैं फर्स्ट ऑप्शन में। 7th क्वेश्चन, ये सिलिकॉन फॉर्मेशन का प्रॉब्लम है। इसमें पहले सिलिकॉन को RCl से रिएक्ट कराया गया और उसके बाद हाइड्रोलिसिस की गई। ऐसा करने पर पॉलीमराइजेशन हो जाता है,
वाटर मॉलिक्यूल्स का लॉस होता जाता है और मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ते चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर स्ट्रेट चेन बनेगी, जो सिलिकॉन बनेगा वो स्ट्रेट चेन सिलिकॉन होगा। इस तरह की रिपीटिंग यूनिट्स हमको मिलती जाएंगी वाटर मॉलिक्यूल्स के लॉस से। वी विल गेट अ लीनियर लॉन्ग चेन सिलिकॉन। 7th का आंसर है ए। ड्रेन्ड सीवेज हैज़ BOD। BOD का मतलब है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो वाटर में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वाटर में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो वाटर में प्रेजेंट वेस्ट को कंज्यूम करते हैं, और वो उस वेस्ट को कंज्यूम करने के लिए उन्हें ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करानी होती है। जितना ज़्यादा वेस्ट होगा वाटर के अंदर उतना ही ज़्यादा ऑक्सीजन की डिमांड होगी। वेस्ट मटेरियल जितना ज़्यादा होगा उसको कंज्यूम करने के लिए ऑक्सीजन की डिमांड भी उतनी ज़्यादा होगी। तो ड्रेन्ड सीवेज डेफिनेटली विल हैव मोर इम्प्योरिटीज़, more microorganisms, and hence its biochemical oxygen demand would also be higher. 8th का आंसर ए होना चाहिए। Copper is extracted from copper pyrites ore by heating in a blast furnace. The method is based on the principle that copper pyrites क्या होते हैं? CuFeS2। इसको जब अपन ऑक्सीडाइज करते हैं, जब अपन इसको हीट करते हैं तो फिर ये Cu2S और FeS में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। अपार्ट फ्रॉम अदर साइड रिएक्शंस ये वाली रिएक्शन भी होगी। और उसके बाद क्या होता है कि FeS ऑक्सीजन से रिएक्ट करके FeO बनाता है। आयरन की एफिनिटी ऑक्सीजन की तरफ ज़्यादा होती है, तो आयरन पहले प्रेफरेबली रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ। फिर ये जो फेरस ऑक्साइड बनता है ये SiO2 सिलिका के साथ रिएक्शन करके FeSiO3 स्लैग के फॉर्म में रिमूव कर लिया जाता है। अब मिक्सचर में बच गया Cu2S। तो Cu2S अब आके ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, Cu2O बनाएगा और SO2 बनेगा। फिर हम इसका रिडक्शन कराते हैं, Cu2S प्लस Cu2O गिव्स कॉपर प्लस SO2, सेल्फ रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। तो आयरन सल्फाइड का ऑक्सीजन से रिएक्शन पहले हो रहा है। आयरन की एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए कॉपर के मुकाबले ज़्यादा है। ये इस मेथड में हमारे काम आ रहा है प्रिंसिपल। 9th क्वेश्चन का आंसर है बी। 10th क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक टर्म के बारे में पता होना चाहिए, वो है टेम्परेचर कोफिशिएंट। टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब होता है कि 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर या 10 केल्विन टेम्परेचर चेंज करने पर रेट कांस्टेंट में रिलेटिव राइज क्या आया। 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेंज करने पर रेट कांस्टेंट में जो रिलेटिव राइज आता है KT + 10/KT, उसी वैल्यू को अपन बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट। अगर आप क्वेश्चन पढ़ें तो आपको इस इक्वेशन से ln KT/K0 की वैल्यू फाइंड करनी है। ln K0 को अगर मैं लेफ़्ट में ले जाऊं तो फिर इन दोनों लॉग के टर्म्स को कंबाइन करके लिख सकते हैं ln KT/K0 = ln 3 × T/10। तो 10 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर करना है। ये जो T है ये 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर का कोई टेम्परेचर है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर तो K की वैल्यू K0 है, तो ये जो T है ये हम 10 डिग्री सेल्सियस ले लेते हैं। ऐसा करने पर राइट हैंड साइड वाली वैल्यू ln 3 हो गई। इसका मतलब K at 10 डिग्री सेल्सियस अपॉन K at 0 डिग्री सेल्सियस, ये रेशियो आ रहा है 3 लॉग हटाने पर, और वही इस केस में टेम्परेचर कोफिशिएंट माना जाएगा। अगर हम ये टर्म ना जानते हों टेम्परेचर कोफिशिएंट, तो ये क्वेश्चन हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा। 11th क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है बेस्ट यील्ड ऑफ इथाइल क्लोराइड कौन सी रिएक्शन कंडीशन में मिलेगी। अब क्लोरीन जो होता है वो हाईली रिएक्टिव होता है, पहली बात तो अपन को ये पता होनी चाहिए।
तो यहाँ पर मल्टीपल टाइम्स क्लोरीनेशन होने का चांस रहता है, मतलब मोनोक्लोराइड्स, डाइक्लोराइड्स, ट्राइक्लोराइड्स, टेट्राक्लोराइड्स तक बनने की संभावना रहती है। दूसरी बात यह कि ये रिएक्शन डार्क में नहीं हो सकती, अल्ट्रावायलेट लाइट की प्रेजेंस में या सनलाइट की प्रेजेंस में ही होती है। अगर हमें मोनोक्लोरीनेटेड प्रोडक्ट चाहिए तो हमें ईथेन का अमाउंट ज़्यादा रखना चाहिए, जिससे कि क्लोरीन मॉलिक्यूल सिर्फ ईथेन मॉलिक्यूल्स पर ही अटैक कर पाएँ, वो इथाइल क्लोराइड पर या क्लोरीन सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट पर अटैक ना कर पाएँ, उनको सिर्फ ईथेन मॉलिक्यूल्स ही मिले अटैक करने के लिए। इसलिए C2H6 को एक्सेस में रखकर ही हम मोनोक्लोरीनेटेड प्रोडक्ट बेस्ट यील्ड में ऑब्टेन कर सकते हैं। कमिंग टू द 12th क्वेश्चन, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, शक्ल देख के ही समझ में आ रहा है। रोजनमंड रिडक्शन है ये, रोजनमंड रिडक्शन, और इससे हमें क्या मिलेगा? एसिटल्डिहाइड, राइट। 12th क्वेश्चन हो गया, इसका आंसर है ए। 13th क्वेश्चन, द मोस्ट स्टेबल रेडिकल, रेडिकल को तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स स्टेबलाइज करेंगे, NO2, Cl, CN, ये सब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं। वी आर लुकिंग फॉर एन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, तो मिथाइल एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है जो कि इस रेडिकल को स्टेबलाइज करेगा, तो ये 4th वाला रेडिकल सबसे ज़्यादा स्टेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है, स्टोइशियोमेट्री पर बेस्ड है। जिंक के मोल्स हैं 0.3, HCl के मोल्स हैं 0.52। इफ़ वी सर्च फॉर द लिमिटिंग रिएक्टेंट, हम मोल्स बाय कोफिशिएंट रेशियो जिससे जाएं तो भी हमें पता चल जाएगा, या फिर डायरेक्टली सोचें 0.3 मोल्स जिंक इज कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग 0.3 मोल H2, 0.52 मोल ऑफ HCl is capable of forming 0.26 मोल ऑफ H2। तो ऑब्वियसली HCl कम मोल्स ऑफ H2 बना रहा है, और जो कम मोल्स ऑफ H2 बना रहा है वही लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा और प्रोडक्ट फॉर्मेशन को डिसाइड करेगा। फेयरली सिंपल क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन आई वुड से। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बेरियम सल्फेट है BaSO4, बेरियम कार्बोनेट है BaCO3। बेरियम सल्फेट के वाटर में डिसोल्यूशन से बनेंगे बेरियम आयंस एंड सल्फेट आयंस। बेरियम कार्बोनेट भी इसी सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया गया है, इसके डिसोल्यूशन से बनेंगे बेरियम आयंस एंड कार्बोनेट आयंस। तो देखने समझने वाली बात यह है कि बेरियम आयन दोनों ही सॉल्ट से बन रहा है। अगर फर्स्ट सॉल्ट के डिसोल्यूशन से X मोलर बेरियम आयंस बनते हैं और सेकंड सॉल्ट के डिसोल्यूशन से Y मोलर बेरियम आयंस बनते हैं, तो बेरियम आयंस की टोटल कॉन्सेंट्रेशन X + Y हो जाएगी। फर्स्ट रिएक्शन से X मोलर सल्फेट आयंस बने और सेकंड रिएक्शन से Y मोलर सल्फेट आयंस। तो सल्फेट आयंस का एक ही सोर्स है, जबकि बेरियम आयंस के 2 सोर्सेज हैं। ठीक है, यहाँ से अगर हम इक्विलिब्रियम की इक्वेशन सेटअप करें तो X + Y × X हमारे लिए KSP ऑफ बेरियम कार्बोनेट के बराबर है 1 × 10⁻⁻10, एंड X + Y × Y KSP ऑफ बेरियम कार्बोनेट के इक्वल है, विच इज़ 5 × 10⁻⁹। ये है KSP ऑफ बेरियम सल्फेट, ये है KSP ऑफ बेरियम कार्बोनेट। अब हमसे सल्फेट और कार्बोनेट की इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस का रेशियो पूछा है, मतलब एसेंशियली हमसे X/Y पूछा है। ठीक है ना, सल्फेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन X है और कार्बोनेट की Y है, तो हमसे X/Y पूछा है, और X/Y इन दोनों रिएक्शंस को, इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करने पर मिल रहा है। बहुत सिंपल सी बात है। यहाँ से अगर हम आगे बढ़ें तो वैल्यू मिलती है 1/50 विच इज़ 0.02, right, which we can find in option A. Option A is the correct answer. 16th question, एक रेडियो एक्टिव डिके पर बेस्ड है। पोलोनियम के डिके से लैड बन रहा है, और अगर आप देखें तो यहाँ पर 2He4 भी रिमूव होगा, क्योंकि मास नंबर में 2 यूनिट की कमी आई है।
सॉरी एटॉमिक नंबर में 2 यूनिट की कमी आई है और मास नंबर में 4 यूनिट की कमी आई है। 84 पोलोनियम 210 के डिके से बना 82 लैड 206 और साथ ही साथ 2He4 हीलियम भी रिलीज़ हुआ, जिसको अपन गैशियस स्टेट में अज्यूम कर रहे हैं। अब आप देखिए हाफ लाइफ जो दे रखी है और जो टाइम दे रखा है वो इसके रिस्पेक्ट में आधा है, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो होती है रेडियो एक्टिव डिके में। उसके लिए एक इक्वेशन बनती है ln 1/1 - अल्फ़ा इज इक्वल टू लैम्डा टी, वेयर लैम्डा इज द डिके कांस्टेंट। लैम्डा टी को आगे बढ़कर अपन ln 2/t½ भी लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों तरफ ln है तो दोनों तरफ हम log भी ला सकते हैं, क्योंकि 2.303 का फैक्टर कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, टाइम अपन को दिया हुआ है 69.2 डेज़, हाफ लाइफ है 138.4 डेज़, log 2 की वैल्यू 0.3 और ये आ रहा है हाफ, आ रहा है ना, log 2 की वैल्यू 0.3 होती है, तो ये चीज़ हो गई 0.15। अब इसको कैसे मैनिपुलेट करें, इसका एंटी लॉग लेना होगा। 0.15 को मैंने लिख दिया 1 - 0.85 रफली, 1 - 0.85 लिख दिया। 1 तो होता है log 10 और 0.85 होता है log 7 अप्रॉक्सीमेटली, थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेशन कर रहा हूँ। आगे बढ़कर इसको लिख दिया 10/7। अब थोड़ा ध्यान से देखना, 10/7 को मैं लिख रहा हूँ log 1/1 - 3/10, देखो लिख सकते हैं ना, ln 1 - 1 log 1 - 1/1 - अल्फ़ा जो है वो लेफ़्ट में है, log 1/1 - 3/10 राइट में है। इसका मतलब अल्फ़ा की वैल्यू हो गई 3/10, 30% डिके हो गया है, 30% डिके हो गया है। अपने पास 1 ग्राम पोलोनियम था, उसका 30% डिके हो गया है। इसका मतलब मोल्स ऑफ पोलोनियम डिकेड कितने हुए, 3/10, 30% ऑफ 1 ग्राम, इतना तो ग्राम डिके हुआ, और उसको भी अपन मोलर मास से डिवाइड कर देंगे, जो कि 210 है, 210 ग्राम्स पर मोल। तो यहाँ से मोल्स ऑफ पोलोनियम डिकेड मिल रहे हैं अपन को 1/700 मोल्स। जितने मोल्स ऑफ पोलोनियम डिके होंगे उतने ही मोल्स हीलियम के बन जाएंगे, मोल्स ऑफ हीलियम फॉर्म्ड। जितने मोल्स पोलोनियम डिके होगा उतने ही मोल्स हीलियम के बन जाएंगे अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्शन, दिस न्यूक्लियर रिएक्शन। दिस इज़ अ न्यूक्लियर रिएक्शन माइंड यू। तो ये 1/700 मोल्स बन गया। इसको मिली मोल्स में बदलें तो ये 10/7 मिली मोल्स आ रहा है। इसका अपन को वॉल्यूम फाइंड करना है STP पर। 1 मिली मोल हीलियम का वॉल्यूम STP पर 22.4 मिलीलीटर्स होता, तो 10/7 मिली मोल का वॉल्यूम कितना होगा, उसके लिए 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, 7 से डिवाइड कीजिए। ऐसा करने पर ये वैल्यू आएगी 32.3 मिलीलीटर्स। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है। मेरी कैलकुलेशन थोड़ी अप्रॉक्सीमेट है, बट द नियरेस्ट ऑप्शन है वो है B। आई वुड लाइक टू मार्क ऑप्शन B। दिस इज़ अ लेंथी एंड अ गुड क्वेश्चन, जहाँ पर कुछ बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस थे जिनमें पेन भी नहीं चलाना पड़ा। इस क्वेश्चन में अच्छी खासी एनालिसिस करनी पड़ी। क्लोरेट आयन की ज्योमेट्री, ये तो आप ल्यूइस स्ट्रक्चर बनाने के बाद प्रेडिक्ट कर सकते हैं। क्लोरेट आयन का ल्यूइस स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगा और इसकी ज्योमेट्री होगी ट्रायगोनल पिरामिडल। 18th क्वेश्चन, यहाँ पर आपको 3 कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के बारे में बता रखा है, कितने अमोनिया मॉलिक्यूल्स उनके साथ कोऑर्डिनेटेड हैं ये बता रखा है। लेकिन अपन से पूछिए प्राइमरी वैलेंसी, ABC और ABC में प्राइमरी वैलेंसी क्या है। प्राइमरी वैलेंसी का मतलब होता है चार्ज ऑन द मेटल एटम। मेटल एटम पर जो चार्ज आया है वही प्राइमरी वैलेंसी है, और तीनों ही केसेस में मेटल एटम पर +3 चार्ज है। तो
प्राइमरी वैलेंसी तीनों केसेस में 3 है. वी शुड नॉट वेस्ट मच टाइम ऑन राइटिंग द एग्जैक्ट coordination sphere. We should just find the charge on the ions and mark the answer. 19th question. Hydrogen peroxide acts as both an oxidizing and a reducing agent depending upon the nature of the reacting species. In which of the following cases H2O2 acts as the most suitable reducing agent in acidic medium? तो H2O2 सबसे आसानी से ऑक्सीडाइज इस केस में होगा. रिड्यूसिंग एजेंट जो होता है वो खुद ऑक्सीडाइज होता है. ठीक है ना. तो सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट ये तभी बनेगा जब इसके सामने सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा. सो वी नीड टू सर्च फॉर द मोस्ट स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात ये है कि डाइक्रोमेट आयन 2Cr3+ में बदलेगा एसिडिक मीडियम में, और ऐसा करने पर ये 6 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा. सल्फेट आयन के रिडक्शन से क्या बनेगा ये प्रिडिक्ट करना आसान नहीं है. आयोडाइड आयन तो खैर रिड्यूस होगा नहीं, कैन नॉट गेन फर्दर इलेक्ट्रॉन्स, तो इसका तो रिडक्शन हो ही नहीं सकता. ठीक है ना. हाँ, परमैंगनेट आयन का रिडक्शन ज़रूर हो सकता है. ये 5 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा और Mn2+ में बदलेगा एसिडिक मीडियम में. बट सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स गेन करने की स्थिति में डाइक्रोमेट आयन है. ये सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. तो इसके सामने ही H2O2 सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट बन पाएगा. आंसर बी होना चाहिए. 20th क्वेश्चन में एग्जैक्ट स्ट्रक्चर ये है हमारे सामने. तो आप देखें अगर आप देखें तो हमें एंड पर ही एल्डिहाइड ग्रुप लाना है. एल्डिहाइड ग्रुप लाने के लिए हमें एंड में ऑक्सीडेशन तो करना ही पड़ेगा. हमें बेस्ट सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस आइडेंटिफाई करने हैं. तो उसमें जो बेस्ट सीक्वेंस है वो एक एंटी मार्कोनिकॉव एडिशन से स्टार्ट होगा. पहले हम BH3THF और H2O2OH- के थ्रू एंटी मार्कोनिकॉव एडिशन ऑफ वाटर करेंगे. फिर PCC जो कि एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उसकी मदद से ऑक्सीडेशन करके एल्डिहाइड बनाएंगे. फर्स्ट एंटी मार्कोनिकॉव एडिशन ऑफ वाटर एंड देन माइल्ड ऑक्सीडेशन. तो इसका आंसर ए होना चाहिए. कमिंग टू 21st क्वेश्चन. टोटल नंबर ऑफ चेन आइसोमर्स पॉसिबल फॉर C7H16. सिर्फ चेन आइसोमर्स के बारे में पूछा है. सारे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के बारे में नहीं पूछा, सिर्फ चेन आइसोमर्स के बारे में पूछा है. तो कुल मिलाकर यहाँ ये पूछा है कि कितनी डिफरेंट चेन बन सकती हैं यहाँ पर. 1 2 3 4 5 6 7. देखो ये एक एल्केन का फॉर्मूला है और हमें देखना है कि कितने कार्बन की चेन यहाँ पर बनाना पॉसिबल है. 7 मेंबर्ड चेन बनेगी डेफिनेटली. 6 मेंबर्ड भी बनेगी और 6 मेंबर्ड में कई स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं, बट वो सब बनाने में हमारा इंटरेस्ट नहीं है. 5 मेंबर्ड भी बनेगी. 4 मेंबर्ड बन पाएगी, डेफिनेटली बन पाएगी. 3 मेंबर्ड चेन नहीं बन पाएगी. 3 मेंबर्ड चेन बनाना पॉसिबल नहीं होगा. तो नंबर ऑफ चेन आइसोमर्स यहाँ पर 4 हैं. ठीक है ना. टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स नहीं, हमें सिर्फ चेन लेंथ डिफरेंट हो ऐसे केसेस ऐड करने फाइंड करने हैं बस. 22nd क्वेश्चन. हाउ मेनी एल्कोहल्स फ्रॉम द फॉलोइंग सेट विल यील्ड ज्योमेट्रिक आइसोमर्स ऑन डिहाइड्रेशन. ज्योमेट्रिक आइसोमर्स तब बनेंगे जब एक कार्बन पर 2 डिफरेंट ग्रुप्स आएँ एल्कीन में, डबली बॉन्डेड कार्बन पर डिफरेंट ग्रुप्स लगे हों, तभी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बन पाएंगे. तो सबसे पहले इन सारे कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर बनाएं. प्रोपेन 2 ऑल पहला वाला कंपाउंड. 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल. पेंटेन 2 ऑल. इथेनॉल प्रोपेन 1 ऑल. ठीक है. 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल. ब्यूटेन 1 ऑल. ब्यूटेन 2 ऑल and hexane 3 all.
दीज आर टोटल 9 कंपाउंड्स इन फ्रंट ऑफ अस. अब इनके डिहाइड्रेशन के बारे में सोचें. इसके डिहाइड्रेशन से तो प्रोपीन बनेगा जिसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं होते. सेकंड वाले कंपाउंड के डिहाइड्रेशन से आइसोब्यूटीन बनेगा, उसके भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं हो सकते. थर्ड वाले कंपाउंड के डिहाइड्रेशन से डेफिनेटली ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बन पाएंगे. डबल बॉन्ड यहाँ आएगा. इथेनॉल से नहीं बन पाएंगे. प्रोपेन 1-ऑल से भी नहीं बन पाएंगे क्योंकि ऐसे प्रोपीन ही बन जाएगा. ठीक है ना. टर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल से भी नहीं बन पाएंगे. 1-ब्यूटेनॉल से भी नहीं. 2-ब्यूटेनॉल से बन पाएंगे अगर डबल बॉन्ड यहाँ लाया जाए तो. और हेक्सेन 3-ऑल से भी बन पाएंगे चाहे आप डबल बॉन्ड यहाँ लाएं या फिर यहाँ लाएं. तो कितने अल्कोहल्स के डिहाइड्रेशन से ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बन पा रहे हैं? 3 अल्कोहल्स के. इसका आंसर है 3. 23rd क्वेश्चन. कैल्शियम ऑक्साइड P4O10 से रिएक्ट कर रहा है. ध्यान रहे कैल्शियम ऑक्साइड एक बेसिक ऑक्साइड है और P4O10 एक एसिडिक ऑक्साइड है. कुल मिलाकर इनकी रिएक्शन एक एसिड बेस रिएक्शन है और इनसे सॉल्ट बनेगा. एसिड और बेस की रिएक्शन से क्या बनता है? सॉल्ट. कैल्शियम और फॉस्फोरस के बीच में जो सॉल्ट बनेगा, या फिर ये सोचिए कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और H3PO4 के रिएक्शन से जो सॉल्ट बनता वो सॉल्ट यहाँ पर बनेगा क्योंकि P4O10 के हाइड्रोलिसिस से H3PO4 बनता है और कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में ऐड करने से COH होल ट्वाइस बनता है. इनसे जो सॉल्ट बनता वही इस केस में बनेगा. तो वो सॉल्ट होगा कैल्शियम फॉस्फेट Ca3PO4 होल ट्वाइस. इस रिएक्शन को अगर हम बैलेंस करने के बारे में सोचें, ठीक है, तो हमें यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा और कैल्शियम के फ्रंट में 6 लगाना पड़ेगा. इसके बाद आप देखेंगे कि ऑक्सीजन एटम्स का नंबर भी इक्वल हो गया है. बस उसके बाद आपको स्टोइशियोमेट्री अप्लाई करनी है. 852 ग्राम्स ऑफ P4O10 1 मोल P4O10 का मास आता है 284 ग्राम्स. ये तो आ गए मोल्स ऑफ P4O10. फिर इसको बदलेंगे अपन मोल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड में. 6 मोल कैल्शियम ऑक्साइड चाहिए विद 1 मोल P4O10 और 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड का मास 56 ग्राम्स होता है. ठीक है. तो पहले ग्राम्स ऑफ P4O10 को मोल्स ऑफ P4O10 में, मोल्स ऑफ P4O10 को मोल्स ऑफ CO में, मोल्स ऑफ CO को ग्राम्स ऑफ CO में जब हम बदलेंगे तो हमें अपना आंसर मिलेगा. ग्राम्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड ही हमें फाइंड करने थे और यहाँ से आपको वैल्यू मिलेगी 1008 ग्राम्स. तो यहाँ पर अपन को फिल करना चाहिए 1008. 23rd क्वेश्चन का आंसर. मॉन्ड्स प्रोसेस में निकल का कौन सा कार्बोनिल बनता है? ये तो अपन को याद ही रखना चाहिए. निकल टेट्रा कार्बोनिल बनेगा. X की वैल्यू होगी 4. दिस हैज़ टू बी रिमेंबर्ड. ठीक है. डायजोनियम सॉल्ट्स से एराइल हैलाइड्स किस किस केस में बनेगा? तो साफ तौर पर दिख रहा है कि जिस केस में हैलोजिन ही नहीं है वहाँ पर, जिस केस में हैलोजिन ही नहीं है वहाँ पर हैलाइड कैसे बनेगा? सेकंड केस में नहीं बन सकता, थर्ड केस में नहीं बन सकता, 7th केस में नहीं बन सकता, 8th केस में नहीं बन सकता. फर्स्ट केस में फ्लोरोबेंजीन बनेगा, सेकंड केस में ब्रोमोबेंजीन बनेगा, 5th केस में क्लोरोबेंजीन बनेगा और 6th केस में आयोडोबेंजीन बनेगा. इन 4 केसेस में एराइल हैलाइड्स फॉर्म होंगे. सो इस क्वेश्चन का आंसर है 4. ओवरऑल ये टेस्ट पेपर अच्छा है. कुछ फेयरली इजी क्वेश्चंस हैं बट कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस हैं, नॉट वेरी इजी टू सॉल्व इन एग्ज़ाम सिनेरियो. एक अच्छा स्टूडेंट अगर इस पेपर में 80 मार्क्स भी स्कोर करता है देन आई विल से वेरी 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 गुड स्कोर आउट ऑफ 100. 80 इज़ नॉट अ बैड स्कोर बाय एनी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन. ठीक है, चलिए मिलेंगे फिर और किसी टेस्ट पेपर के डिस्कशन में. आज के लिए इतना ही. टेक केयर, कीप वर्किंग हार्ड. थैंक यू.